गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज वेक्टर में एक नए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर। अभी तक हमने पढ़ा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कि इफ़ वन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, another side whose tail coincided with the head of first, then their resultant is represented by joining the tail of the first and the head of the second। तो इसको हम a प्लस बी कहते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, ज़ीरो रिजल्टेंट यानी कि a प्लस बी ज़ीरो आ जाए, यानी कि दो वेक्टर्स का सम ज़ीरो आ जाए। तो ऐसा कब होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी कंडीशन क्या है, ये वेक्टर फिर सेकंड की टेल हेड से कोइंसाइड करेगी, कंडीशन फर्स्ट की टेल सेकंड के हेड जो बने वो रिजल्टेंट। अगर ये ऑर्डर उल्टा हो जाए, दिस इज ए, दिस इज बी, और हम यहाँ से वो रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जगह कॉन्टीन्यूसली सेम ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब ऐसे चल रहे हैं फिर ऐसे चल रहे हैं फिर ऐसे चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेम ऑर्डर, तो क्या होगा, ये रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लेते हैं जो a प्लस बी आया है ये कोई वेक्टर ही आएगा, ये वेक्टर c है, तो अब हम इसमें क्या लिख रहे हैं, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि c इन दोनों का सम है, रिजल्टेंट है। या r भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ये r लिख दिया, चलिए क्योंकि हम r ही पहले पढ़ रहे हैं इसलिए r ही लिख दिया। r इज इक्वल टू ए प्लस बी। कब, जब ऐसी कंडीशन होगी तभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अप्लाई होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं, आर की डायरेक्शन यहाँ से शुरू होती है और इस तरफ जाती है, ऐसे हमने क्या कर दिया उसको अपोजिट, तो ये आर ना होकर क्या हो गया, माइनस आर हो गया। अगर ये माइनस आर हो गया तो व्हाट वी से, इस माइनस आर को इधर ट्रांसफ़र करोगे प्लस आर, तो आपका आंसर के इक्वल में क्या आ जाएगा, ज़ीरो। लेकिन इसकी कंडीशन क्या हुई, थ्री वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आइए लिखते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर। सो इफ थ्री वेक्टर्स आर acting at a point acting on a point object at the same time, एक ही टाइम पर, यानी कि कोई वेक्टर कभी उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर लाई कर रहा है, कोई दूसरा नहीं, सभी तीन वेक्टर्स एक ही समय पर उस पर एक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, एक्ट माने एक्शन करेंगे, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय three sides of a triangle taken in same order। जो ऑर्डर मैंने अभी दिखाया था कि पहले केस में रिजल्टेंट पहले की टेल और लास्ट के हेड से था, लेकिन सेकंड केस में दिखाया कि जहाँ पे सेकंड का हेड ख़त्म हो रहा है वहीं से रिजल्टेंट स्टार्ट हो रहा है, उसको हम सेम ऑर्डर बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सारी वेक्टर्स एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्ट हो और सबका सम ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना
कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इस पॉइंट पर ये फोर्स F1 एक्ट कर रही है और F2 एक्ट कर रही है और इधर F3 एक्ट कर रही है। ये सारी एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट पर सेम टाइम पर एक्ट कर रही हैं। अगर सबका सम, क्योंकि तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर तीनों का सम 0 हो गया तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा। हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। समझ गया अब आपकी कंडीशन, ये होता है इक्विलिब्रियम। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई तो लाइक कि हमारा वेक्टर है OP, फिर उसके बाद आ गया PQ और फिर आ गया QO। तो हमने क्या लिया, यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आ गए। हमने ऑर्डर एक ही रखा है, एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं। सो इस केस में क्या होगा, मान लो ये वेक्टर A है, ये B है, ये C है। सो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, A/OP जो वेक्टर है उसी के नीचे उसी की साइड B/PQ, यहाँ हम मैग्नीट्यूड लेंगे वैसे उसका ऐसे लिख देते हैं, A/OP B/PQ इज इक्वल टू C/OK। तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में आपको इक्विलिब्रियम के लिए एक थ्योरम भी मिलेगी, उसका नाम है लेमिज थ्योरम। मैं वो भी बता देता हूँ कि आप कहीं पढ़ेंगे। वैसे हम इसका कम यूज़ करते हैं, लेकिन देख लीजिए। इफ़ 3 forces are acting at a point are in equilibrium। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के बारे में हमने अभी पढ़ लिया। आर इन इक्विलिब्रियम देन are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle, each force is proportional to the sine of angle between the other two forces। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, क्या कहती है थ्योरम, कि जैसे अभी मैंने बनाया था कि ये फोर्स हो गई F1, ये फोर्स हो गई दूसरी, ये ऐसे ही बना देते हैं जब से अभी बनाया था, F1 F2 इस पॉइंट पर एक्ट हो रही है सारी, और ये है F3। तो फर्स्ट फोर्स का अपोजिट एंगल मान लेते हैं हम अल्फ़ा, सेकंड का अपोजिट एंगल मान लेते हैं बीटा, और थर्ड का अपोजिट एंगल मान लेते हैं गामा। तो अब हमने क्या कहा, इसके अकॉर्डिंगली 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो मैं लिखता हूँ F1 प्रोपोर्शन, ऐसे लिखते हैं, पहले रेशो बनाएंगे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फेसेस। तो अगर मैंने F1 लिया तो बाकी दो फोर्सेस क्या हैं, F2 F3, उनके बीच में कौन सा एंगल है, अल्फा। F2 लिया तो अदर टू फोर्सेस के बीच में कौन सा एंगल है, बीटा, और F3 लिया तो अदर टू फोर्सेस के बीच में कौन सा एंगल है, गामा। दिस इज लेमिज थ्योरम। तो ये भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन कंडीशन है इसकी कि सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए जिस पॉइंट पर एक्ट करे, तभी हम लेमिज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर करने के बाद अब हम कहेंगे
कंडीशंस क्या होंगी फिर इक्विलिब्रियम की? आप कैसे जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहली कंडीशन है देयर, क्या होगी, मैंने अभी बताया था आपको कि उसमें कोई मोशन नहीं होगी, तो देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर 2, देयर इज नो रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। घूमेगा भी नहीं, सीधा भी। लीनियर माने स्ट्रेट लाइन में चलना, घूमेगा भी नहीं फैन की तरह, रोटेशनल मोशन भी नहीं होगी। और तीसरा, द ऑब्जेक्ट हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को मैं समझा देता हूँ कि ये अर्थ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी सरफेस पर रखा और एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा है वही ऑब्जेक्ट, तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है? आप पढ़ कर आए हैं कि जो ज़्यादा हाइट पर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मिनिमम का मतलब क्या है? अगर सरफेस पर होगा तो इसकी सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि इसके हिलने गिरने की कोई चांस नहीं है। तो ये कंडीशंस होंगी जब भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो अगर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा तो आप सीधा कह देंगे ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो आप लैमिज थ्योरम भी लगा सकते हैं, या फिर इस कंडीशन के थ्रू भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर।